हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th में एसएसटी पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री का पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति, पार्ट सी। नेपोलियन बोनापार्ट। 15 अगस्त 1769 को जन्म, 5 मई 1821 को मृत्यु। जन्म का नाम नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस की क्रांति में सेनापति। 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804 तक प्रथम कांसल के रूप में शासक और 18 मई 1804 से 6 अप्रैल 1814 तक नेपोलियन के नाम से सम्राट रहा। वह पुनः 20 मार्च से 22 जून 1815 में सम्राट बना। वह यूरोप के अन्य कई क्षेत्रों का भी शासक था। इनका राज्याभिषेक 2 दिसंबर 1804 को हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 में फ्रांस के एजेक्यू शहर में हुआ था। यह शहर कोर्सिका द्वीप पर है। नेपोलियन के 4 भाई और 3 बहन थीं। एक अमीर परिवार में पैदा होने के कारण नेपोलियन को बचपन में अच्छी शिक्षा मिली। उन्हें एक सैनिक अफसर बनने के लिए फ्रांस की सैन्य अकादमी में भर्ती किया गया। सैनिक स्कूल में शिक्षा के बाद उसने 1784 में तोपखाने में से संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए पेरिस के एक कॉलेज में प्रवेश लिया। उसकी प्रतिभा को देखकर फ्रांस के राजकीय तोपखाने में उसे सब लेफ्टिनेंट की नौकरी मिल गई। उसे 2.5 शिलिंग का प्रतिदिन का वेतन मिला करता था, जिससे वह अपने 7 भाई बहनों का पालन पोषण करता था। उसके व्यक्तिगत गुण और साहस को देखकर फ्रांस के तत्कालीन प्रभावशाली नेताओं से उसका परिचय प्रगाढ़ होता चला गया। अब उसे आंतरिक सेना का सेनापति भी नियुक्त किया गया। नेपोलियन के द्वारा युद्ध। नेपोलियन ने अपने युद्ध कौशल से फ्रांस को विदेशी शत्रुओं से मुक्ति दिलाई। अपने अदम्य साहस और वीरता के कारण वह 27 वर्ष की अवस्था में फ्रेंच आर्मी ऑफ इटली का सेनापति बनकर सार्डिनिया पर विजय प्राप्त करने हेतु गया। अपने युद्ध कौशल से उसने सार्डिया को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया और सार्डिनिया का बहुत सा जीता हुआ क्षेत्र फ्रांस को सौंप दिया गया। नेपोलियन का अगला विजय अभियान ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करके वहां के सम्राट के कैंपो फोर्मियो को संधि की अपमानजनक शर्तों को स्वीकार करने हेतु बाध्य करना था। इसके बाद नेपोलियन ने टोलेंटिंड की संधि पर पोप के हस्ताक्षर करवाकर फ्रांस की अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद फ्रांस ने नेपोलियन को इंग्लैंड पर आधिपत्य करने हेतु भेजा, किंतु इंग्लिश चैनल की बाधा ने नेपोलियन को पराजय का मुंह दिखाया। नेपोलियन ने मिस्र को विजित करके पूर्वी एशिया के स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों को भी अपने अधीनस्थ करने का निश्चय कर 1798 में 35,000 प्रशिक्षित सैनिकों के साथ कूच कर दिया। उसने रास्ते में माल्टा, पिरामिड, सिकंदरिया, नील नदी की संपूर्ण घाटियों पर कब्जा कर लिया। अब वह भारत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन ब्रिटिश नौसेना की शक्ति के आगे नेपोलियन परास्त हो गया। खुद बन बैठा राष्ट्र प्रमुख। बाद में फ्रांस की भूमि पर लौटने पर उसने अपनी राजनीतिक कुशलता से नवीन कंसुलेट सरकार की स्थापना कर स्वयं को वहां का शासक घोषित कर दिया। फ्रांसीसी जनता ने 15 दिसंबर 1799 को उसे अपना सम्राट स्वीकार कर लिया। 25 दिसंबर 1799 को उसने देश का नवीन संविधान लागू कर दिया। 1804 को सीनेट ने अपने प्रस्ताव में नेपोलियन को फ्रांस के सम्राट के रूप में स्वीकृति दे दी। शासक बनते ही नेपोलियन ने देश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, प्रशासनिक, सैन्य और न्याय प्रणाली में आमूल सुधार किए। धार्मिक स्थिति में सुधार हेतु सर्वप्रथम नेपोलियन ने पादरियों के भ्रष्ट व अनैतिक चरित्र को सुधारने, चर्च के विशेषाधिकारों को समाप्त करने, अंधविश्वास की आड़ में जनता को मूर्ख बनाकर लूटने वाले पादरियों की तथा चर्च की संपत्तियों को जब्त करने के लिए नवीन संविधान लागू किया। माना जाता है कि 1814 तक नेपोलियन ने सम्राट के पद पर रहते हुए कई महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए, लेकिन लिप्जिंग के युद्ध के पश्चात उसे फ्रांस के सम्राट का पद त्याग कर देश निकाला मिलने पर एल्वा द्वीप में रहना पड़ा। वहां से भागकर आने पर देशवासियों ने उसे पुनः सम्राट के रूप में स्वीकार किया था। उसकी मृत्यु 1815 में मित्र राष्ट्रों की मिलीजुली सरकार ने वाटरलू के युद्ध में उसे घोर पराजय का सामना करते हुए इंग्लैंड के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप उसे सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया। 6 वर्षों का यातना में जीवन बिताते हुए नेपोलियन ने मृत्यु से पहले अपनी वसीयत में यह लिखा था कि मुझे सोन नदी के तट पर फ्रांस की जनता के बीचों बीच दफनाया जाए, जिससे कि मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। नेपोलियन के परिचय से संबंधित कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।